हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार आज एमसीक्यू क्वेश्चन भौतिक विज्ञान के आपको कराऊंगा जो आगामी परीक्षाओं में आपके काम आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अप्लाइड फिजिक्स के हैं जो 9th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास और पॉलिटेक्निक क्लासेस के लिए भी ये काम आने वाले हैं। आप इनको समझेंगे। ये अप्लाइड फिजिक्स भौतिक विज्ञान के एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। आइए इनको करते हैं। इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए, इन क्वेश्चनों को हम करते हैं और ये पहला इसमें चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस। इसके क्वेश्चन हम करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है निम्नलिखित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों को हल कीजिए। 4 विकल्प दिए हुए हैं। किसी एक विकल्प पर आप टिक करेंगे। जो भी क्वेश्चन आपका आंसर होगा सही होगा। निम्न में से आदर्श गैस समीकरण है। आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर एम आर टी या एन आर टी होता है। पी वी बराबर एन आर टी ये होता है। तो यहाँ पर ये आदर्श गैस समीकरण नहीं है, ये आदर्श गैस समीकरण नहीं है और ये आदर्श गैस समीकरण नहीं है। तो पी वी बराबर एम आर टी हो, एन आर टी हो या पी वी बराबर आर टी हो तो वही आदर्श गैस समीकरण हो जाएगी। तो आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी हो जाएगा। आपका जवाब क्या हो जाएगा? आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी हो जाएगा। तो आदर्श गैस समीकरण पी वी बराबर आर टी होगा। कोणीय संवेग की विमा है। एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग इसकी विमा है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। एम एल स्क्वायर टी माइनस वन कोणीय संवेग की विमा है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये विमा कार्य की है, कार्य या ऊर्जा की विमा है। ये एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, एम एल स्क्वायर टी टू टी स्क्वायर। तो ये विमा हो जाएगी कोणीय संवेग की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो जाएगी। बल आघूर्ण की विमा है। बल आघूर्ण तो आप समझेंगे बल आघूर्ण टोए बराबर किसके होगा? बल आघूर्ण बल गुणा दूरी के बराबर होगा। बल गुणा दूरी के बराबर होगा। बल की विमा होगी एम एल टी माइनस टू इंटू एल। डी के लिए दूरी के लिए एल आएगी विमा। तो एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू हो जाएगी। यानी बल की विमा कितनी हो जाएगी? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो ये जवाब हो जाएगा। बल की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगी। बल की विमा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष मात्रक समय का है, ज्योति तीव्रता का है, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडिला। समय का किसका मात्रक है? सेकंड। समय का मात्रक सेकंड है। और दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। तो प्रकाश वर्ष क्या दूरी है? प्रकाश के द्वारा एक साल, एक वर्ष तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष कहते हैं। यानी कि प्रकाश के द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह दूरी का मात्रक है। दूरी का अन्य मात्रक पारसेक भी होता है जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है। तो दूरी का अन्य मात्रक क्या होता है? पारसेक भी दूरी का मात्रक होता है।
तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक हो जाएगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखिए। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा आप कैसे निकालेंगे, इसको आप देख सकते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा लिखिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? हुक का नियम आपने पढ़ा होगा। हुक का नियम है, हुक का नियम क्या है? हुक का नियम है प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। यानी कि हुक का नियम क्या है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। यानी प्रतिबल समानुपाती विकृति, और प्रतिबल बराबर ये ई आ जाएगा। इस ई को ही यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। और इसका अब कुछ भी लिखेंगे तो प्रतिबल अपॉन विकृति हो जाएगी। विकृति के ना ही तो मात्रक होगा ना ही विमा होगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ई को क्या बोलते हैं? यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यंग प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ई का मात्रक वही होगा जो प्रतिबल का मात्रक होगा, और इसकी विमा वही होगी जो प्रतिबल की विमा होगी। और प्रतिबल क्या होता है? प्रतिबल सिग्मा बराबर होता है एफ अपॉन ए, एम एल टी माइनस टू अपॉन एल स्क्वायर। तो एम एल माइनस वन और टी माइनस टू हो जाएगी इसकी विमा प्रतिबल की। और जो विमा प्रतिबल की होगी वही विमा यंग प्रत्यास्थता गुणांक की होगी। तो हो जाएगी विमा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा क्या हो जाएगी? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, इसकी विमा हो जाएगी। तो कहाँ पर दिया हुआ है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक ई की विमा ये हो जाएगी। तो इसको यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को y से भी लिखा जा सकता है। y बराबर प्रतिबल बटे विकृति। तो इसका ना ही तो मात्रक होगा ना ही तो विमा होगी। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक y की विमा क्या हो जाएगी? जो प्रतिबल की विमा होगी। और प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है? एफ अपॉन ए होता है, एम एल टी माइनस टू। तो इसकी जब बनाएंगे विमा तो ये आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? यंग प्रत्यास्थता गुणांक की विमा होती है, क्या होती है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये विमा हो जाएगी। दूसरा, किस भौतिक राशि की विमा नहीं होती? तो कोण की विमा नहीं होती। लेकिन क्या? लेकिन कोण का मात्रक होता है। लेकिन कोण का मात्रक क्या होता है? मात्रक रेडियन होता है। कोण की विमा नहीं होगी लेकिन कोण का मात्रक होगा। कोण का मात्रक रेडियन होगा। और घन कोण का मात्रक क्या होगा? घन कोण का मात्रक, घन कोण का मात्रक क्या हो जाएगा? स्टेरेडियन। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो घन कोण का मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। ये दिया हुआ है एमकेएस प्रणाली में मूल मात्रक है। एमकेएस प्रणाली में मूल मात्रक होते हैं 7, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, दूरी या लंबाई का मात्रक मीटर, और प्रकाश की तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल, और विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और तापमान का मात्रक, तापमान का मात्रक क्या होगा?
कैंडिला, सॉरी केल्विन, केल्विन। तो ये 7 मूल मात्रक होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है एमकेएस प्रणाली में मूल मात्रक है, कौन सा मूल मात्रक होगा? अगर यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है तो सेकंड मूल मात्रक होगा, किलोग्राम दिया हुआ है किलोग्राम मूल मात्रक होगा, या यहाँ पर मीटर दिया हुआ है तो मीटर मूल मात्रक होगा। तो यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। क्या मात्रक होगा? सेकंड। एमकेएस प्रणाली में सेकंड होता है। और ऐसा मात्रक जो एमकेएस प्रणाली में, एमकेएस में, सीजीएस में, एफपीएस में समान रहता है, तो मात्रक वो समय का है। समय का मात्रक सेकंड एमकेएस प्रणाली में भी सेकंड होगा, समय का मात्रक सीजीएस में भी सेकंड ही होगा, एफपीएस फुट पाउंड और सेकंड में भी समय का मात्रक सेकंड ही होगा। तो ये तीनों प्रणालियों में समय का मात्रक समान रहेगा। तो यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेकंड आ जाएगा। रेडियन, स्टेरेडियन किसका मात्रक है? स्टेरेडियन एक पूरक मात्रक है और ये घन कोण का मात्रक है। किसका मात्रक है? स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक है। और कोण का मात्रक कितना होगा? कोण का मात्रक होगा, कोण का मात्रक होगा रेडियन, कोण का मात्रक होगा रेडियन, रेडियन। और ये जो मात्रक होगा ये पूरक मात्रक होगा स्टेरेडियन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगा। क्या होगा? मोल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होगा। एक माइक्रो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10⁻⁻6 सेकंड होते हैं। 180 अंश का पाई रेडियन बोलते हैं, 180 अंश को पाई रेडियन बोलते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? त्वरण, रेखीय त्वरण ए से लिखा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जी से लिखा जाता है। इसका मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, यानी कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। और त्वरण की विमा, ये रेखीय त्वरण है, ये गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण की विमा m/l(t-2) होती है। l(t-2) यहीं से आप विमा बना सकते हैं। m के लिए l लिखेंगे, t के लिए अपोन में t स्क्वायर लिखेंगे, तो l(t स्क्वायर) ऊपर चला जाएगा, तो ये विमा हो जाएगी। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। शक्ति का विनिमय सूत्र लिखिए। शक्ति क्या होती है? शक्ति का आप समझ सकते हैं, शक्ति किसी बॉडी के कार्य करने की अक्षमता को शक्ति कहते हैं। और शक्ति P बराबर W/T फॉर्मूला शक्ति का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर W का ये W का फॉर्मूला F गुणा S होगा अपॉन T। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी विमा होगी m/l(t-2) इंटू S की विमा होगी L और ये विमा होगी T। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं m/l²t-1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का t है यहाँ, ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो m/l²t-3 आ जाएगा। शक्ति की विमा m/l²t-3 आ जाएगा। तो m/l²t-3 शक्ति की विमा आ जाएगी, m/l²t-3 शक्ति की क्या आ जाएगी? विमा आ जाएगी। तो शक्ति की विमा ml(t²-3) आ जाएगी। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय की तरफ चलते हैं, जो है फोर्स एंड डायमेंशंस, फोर्स एंड डायमेंशंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से अदिश राशि बताइए। वेग सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, पृष्ठ तनाव सदिश राशि है, तो चाल अदिश राशि हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगी? अदिश राशि चाल हो जाएगी। निम्नलिखित में से अदिश राशि बताइए। अदिश राशि चाल हो जाएगी। ठीक है, दूरी, चाल, ये सब अदिश राशियां होती है। अदिश और सदिश राशि क्या होती है? जिनमें दिशा भी हो, परिमाण भी हो, उनको सदिश राशि कहते हैं। जिन भौतिक राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उनको अदिश राशि कहते हैं। तो अदिश राशि चाल हो जाएगी। निम्न में से सदिश राशि है, कार्य अदिश राशि हो जाएगी। कार्य कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। चाल कैसी राशि होगी? अदिश राशि होगी। पृष्ठ तनाव और ये ऊर्जा
ऊर्जा कैसी राशि होगी, ऊर्जा अदिश राशि होगी। तो पृष्ठ तनाव यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या था, सदिश राशि, और यहाँ पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला सरफेस टेंशन का फॉर्मूला F/L हो जाएगा, यानी कि ये कोई तरल यहाँ पर भरा हुआ है, इसकी ऊपरी सरफेस में जो खिंचाव बल कार्य करता है और जितनी इसकी एकांक लंबाई होती है, एकांक लंबाई पर कार्य करने वाले खिंचाव बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको T से डिनोट करते हैं, F/L हो जाता है फॉर्मूला इसका। तो ये भी आपका सदिश राशि हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन बटे मीटर होता है, न्यूटन बटे मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर। तो पृष्ठ तनाव सदिश राशि हो जाएगी, दो लंबवत सदिशों का गुणनफल होता है। ये सदिश गुणनफल होता है। किसी संरक्षी बल के द्वारा एक बंद परिपथ के परितः किया गया कार्य शून्य होता है। संरक्षी बल क्या होता है, जिसमें किया गया कार्य शून्य होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान सबसे अधिक होता है, ध्रुवों पर होता है। गुरुत्व त्वरण जी का मान सर्वाधिक ध्रुवों पर होता है, और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण जी का मान शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण जी का मान शून्य होता है, और बड़े जी का मान सब जगह समान रहता है। और कितना मान होता है, 6.67 गुणा 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है कैपिटल जी का मान। और कैपिटल जी को न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं। कोणीय गति का समीकरण है, अब इस समीकरण को समझेंगे। रेखीय गति के न्यूटन ने समीकरण दिए तीन समीकरण रेखीय गति के न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। कौन कौन से समीकरण थे, तीन, आप समझ सकते हैं। तीन समीकरण थे। पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस at। दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। और तीसरा समीकरण था कौन सा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीसरा समीकरण था। न्यूटन ने गति के तीन समीकरण दिए। रेखीय गति के समीकरण कितने, तीन, एक समीकरण, दो समीकरण, तीन समीकरण। इसी प्रकार जो कोणीय गति है उसके भी तीन समीकरण हैं। यहाँ पर कोणीय चाल ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कोणीय चाल ओमेगा 0 और प्लस ये रेखीय त्वरण है, यहाँ पर कोणीय त्वरण आ जाएगा अल्फा इंटू टी। ये पहला समीकरण न्यूटन की, ये कोणीय गति का पहला समीकरण। दूसरे समीकरण में थीटा बराबर आ जाएगा ओमेगा ये इंटू टी और प्लस 1/2 और ए अल्फा टी स्क्वायर। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। और तीसरा समीकरण हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू एस का मतलब थीटा, कोणीय विस्थापन। थीटा को कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ आपके सामने तीन रेखीय समीकरण और तीन कोणीय समीकरण लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूटन की गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस एटी होता है, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पर कोणीय समीकरण भी लिखा हुआ। पहला समीकरण कोणीय गति बराबर प्रारंभिक कोणीय गति प्लस कोणीय त्वरण इंटू समय। यहाँ पर कोणीय विस्थापन, कोणीय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर ओमेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि 2 अल्फा इंटू थीटा। थीटा क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा कोणीय गति का समीकरण है। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा, कोणीय गति का समीकरण हो जाएगा ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। ये समीकरण हो जाएगा, क्योंकि ये समीकरण कहीं यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा। पहला समीकरण है ये कोणीय गति का ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो ये समीकरण यहाँ पर ये हो जाएगा समीकरण। तो यहाँ पर हमने तीन रेखीय गति के समीकरण और तीन कोणीय गति के समीकरण लिखे।
तो ये आपने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है बल आघूर्ण, ये थोड़ा सा ऐसा करेंगे इसको, लिखा बल जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण यानी कि ये टाउ बराबर क्या हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण। तो ये टाउ के बराबर होता है, यानी कि बल आघूर्ण के बराबर होता है। इसके बराबर होता है बल आघूर्ण के बराबर। तो बल आघूर्ण के बराबर हो जाए किस किसका गुणनफल, जड़त्व आघूर्ण आई और कोणीय त्वरण अल्फा का गुणनफल, यानी कि टाउ बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा होगा, ठीक है। तो किसके बराबर होगा, बल आघूर्ण के बराबर होगा। समान द्रव्यमान व समान त्रिज्या वाले वलय जिस ठोस गोले के गोलीय कोश के केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः है, सबसे अधिक जड़त्व आघूर्ण होता है। किसका होता है, वलय का जड़त्व आघूर्ण सबसे अधिक होता है। बल आघूर्ण जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण में संबंध क्या होगा, तो यहाँ पर ये संबंध लिखा हुआ है, बल आघूर्ण बराबर क्या होगा, आई इंटू अल्फा होगा, ठीक है, आई इंटू अल्फा होगा। तो ये बल आघूर्ण और इसके बीच में संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हुए हैं। घूर्णन गति, गोल मेज पर अचानक एक बच्चा आकर बैठ गया तो भी संरक्षित होगा। कोणीय संवेग क्या रहेगा, उसका संरक्षित रहेगा कोणीय संवेग। एक बच्चा हाथों में डंबल लिए हाथों को फैलाए हुए एक घूमती मेज पर खड़ा है। यदि हाथों को सीने तो मेज का कोणीय वेग हो जाएगा। अगर हाथों को सीने की ओर रखे तो कोणीय वेग हो जाएगा। तो ये कोणीय वेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। अगर हाथों को सीने की ओर लाएगा तो कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोणीय गति का समीकरण है, तो ये पहला समीकरण कोणीय गति का है, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा टी। तो कोणीय गति का पहले समीकरण क्या होगा, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 प्लस अल्फा और टी। अल्फा क्या है, कोणीय त्वरण। और दूसरा समीकरण क्या होगा, थीटा बराबर ओमेगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 और अल्फा और टी स्क्वायर। समीकरण होगा। तीसरा समीकरण क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा 0 का स्क्वायर प्लस 2a गुणा एस। ये तीसरा समीकरण हो जाएगा। ये क्या, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन। तो ये समीकरण ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चैप्टर 3 के हैं। और ये क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल की अपेक्षा रहता है। तो इसको आप समझ सकते हैं, घर्षण बल क्या होता है। घर्षण बल के बारे में थोड़ा सा हम समझ सकते हैं क्या होता है घर्षण बल। तो आप देख सकते हैं घर्षण बल, घर्षण बल। तो घर्षण बल के बारे में आप देख सकते हैं, घर्षण बल क्या होगा। ये देखिए कोई बॉडी है ये इस तरीके से, और ये बॉडी एक दूसरी बॉडी पर फिसलती है। दूसरी बॉडी ये है, यहाँ पर फिसलती है दूसरी बॉडी। तो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर फिसलती है, ठीक है, तो ये इधर को मूव कर रही है बॉडी और ये फिक्स है। तो इधर को जब ये बॉडी मूव करती है, ये फिक्स है, तो यहाँ पर इनकी जो सरफेस होगी, ये सरफेस, यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा और इसकी डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स की जिधर को भी बॉडी मूव करने वाली होगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इधर की तरफ, ठीक है। अगर कोई बॉडी यहाँ पर इस तरीके से बनी हुई है और ये नीचे की ओर फिसलने वाली होगी बॉडी, तो यहाँ को क्या होगी, फिसलने वाली होगी। तो घर्षण बल कहाँ काम करेगा, जहाँ पे ये कॉन्टेक्ट ऑफ सरफेस इसकी होगी, इसके टेंजेंशियल फोर्स लगेगा और ये इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर होगी एफ, और इसकी वैल्यू होगी म्यू आर। म्यू क्या है, घर्षण गुणांक। तो ये घर्षण बल होता है जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फिसलती है
या सरकती है या लुढ़कती है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल दो प्रकार का होता है, एक सर्पी घर्षण बल, सर्पी घर्षण बल, घर्षण बल जब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सतह पर सरकती है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को सर्पी घर्षण बल कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़क कर गति करती है, ऐसे लुढ़क कर गति करती है तो इसकी गति का विरोध करने वाले बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। लोठनिक घर्षण बल या क्या कहते हैं इसको, लोठनिक घर्षण बल कहते हैं। लुंठन घर्षण बल, लुंठन घर्षण बल कहते हैं। तो आप बता सकते हैं किसका मान ज्यादा होगा, जब ये बॉडी लुढ़क कर गति करेगी तब घर्षण बल ज्यादा लगेगा या सरक कर गति करेगी तब घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो आप बता सकते हैं जब कोई बॉडी सरक कर गति करती है तो उस घर्षण बल का मान अधिक होता है। तो सर्पी घर्षण बल का मान, सर्पी घर्षण बल का मान लोठनिक घर्षण बल के मान से अधिक होता है। अब आप समझ सकते हैं एक बॉडी अगर मेज पर या फर्श पर रखी हुई है, ये फर्श है, यहाँ कोई एक बॉडी इस पर रखी हुई है, तो ये बॉडी जब भी इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग जाएगा, कितने का, 10 न्यूटन का फोर्स, तो ये बॉडी इधर की ओर मूव कर जाएगी। ठीक है, कब करेगी मूव ये, जब 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो बॉडी आगे की ओर चल जाएगी। लेकिन अगर हम इस पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाए तो ये बॉडी इधर की तरफ नहीं चलेगी। 8 न्यूटन का फोर्स लगाए तब भी नहीं चलेगी। ठीक है, 10 का फोर्स लगाए या 12 न्यूटन का फोर्स लगाए तब ये चलेगी। तो अगर यहाँ पर हम 2 न्यूटन का या 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ये W बराबर क्या होगा, बॉडी का m गुना g होगा। बॉडी का द्रव्यमान अगर m है, बॉडी का द्रव्यमान अगर m है तो m गुना g होगा। और यहाँ पर जो सरफेस ये बनी हुई है तो यहाँ पर एक रिएक्शन फोर्स भी काम करेगा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से होकर जाएगा r, तो ये r भी काम करेगा। r किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। क्योंकि बॉडी को हम इधर खींच रहे हैं तो इधर को खींच क्यों नहीं रही है, क्योंकि इन सरफेस के बीच एक घर्षण बल काम कर रहा होगा, तो इस घर्षण बल को हम F से डिनोट करते हैं। तो यदि हम इस पर 9 न्यूटन तक का फोर्स लगाए तब भी घर्षण बल काम करेगा, तो ये बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होगी, ये चलेगी नहीं बॉडी। तो इस प्रकार के घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जब बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होगी तो इस प्रकार के घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। कौन सा घर्षण बल, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। स्थैतिक घर्षण बल जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ विराम अवस्था में हो तो उनके बीच कार्य करने वाले बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। अब देखिए अगर इस बॉडी पर 9.99 का आप बल लगाएंगे तो क्या होगा, ये बॉडी ठीक फिसलने वाली होगी, यानी कि ठीक चलने ही वाली होगी। तो इस प्रकार के घर्षण बल को चरम घर्षण बल या सीमांत घर्षण बल कहते हैं। सीमांत घर्षण बल, सीमांत घर्षण बल जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सापेक्ष ठीक फिसलने वाली हो तो इस प्रकार के घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल या चरम घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। चरम घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सापेक्ष ठीक फिसलने वाली हो तो इनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल कहते हैं। अगर इस पर 11 न्यूटन का, 12 न्यूटन का, 15 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए तो ये बॉडी इस तरीके से मूव कर जाएगी और ये चलती ही रहेगी। तब इसके बीच जब बॉडी गतिमान अवस्था में होगी तब भी घर्षण बल काम करेगा, तो इस घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। जब बॉडी गतिमान अवस्था में होगी तो इस प्रकार घर्षण बल को गतिज घर्षण बल कहते हैं। और गतिज घर्षण बल का मान सीमांत घर्षण बल के मान से कम होता है। ठीक है नहीं, तो काइनेटिक जो फ्रिक्शन होगा ये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। आप ही बता सकते हैं जो गतिज घर्षण होगा ये जब गतिमान अवस्था में आ जाएगी तो इसको खींचना बॉडी को आसान होगा, तो इसलिए गतिज घर्षण बल का मान कम होगा।
स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक होगा, और सबसे ज्यादा जो मान होगा वो सीमांत घर्षण बल या लिमिटिंग फ्रिक्शन का होगा। सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान किसका होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन में होगा, जब बॉडी ठीक फिसलने वाली हो। तो इस प्रकार के घर्षण बल को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। इस तरीके से तो बॉडी बिल्कुल ठीक फिसलने वाली, थोड़ा सा भी एंगल अगर बढ़ाएंगे तो नीचे की ओर फिसल जाएगी, तो इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण। तो लोटनी घर्षण बल में और सर्पी घर्षण बल में किसका मान अधिक होता है? तो लोटनी घर्षण बल का मान कम होगा और सर्पी घर्षण बल का मान अधिक होगा। आइए क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ पर दिया हो घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल की अपेक्षा रहता है। तो स्थैतिक घर्षण बल क्या होगा? जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सापेक्ष रेस्ट की पोजीशन में होती है, विराम अवस्था में होती है, तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। और जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सापेक्ष गतिमान स्थिति में होती है, अवस्था में होती है, तो उनके बीच कार्य करने वाले बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। और गतिक घर्षण बल का मान कम होता है, स्थैतिक घर्षण बल का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? स्थैतिक घर्षण बल का मान गतिक घर्षण बल के मान से क्या होगा? अधिक होगा। तो अधिक होगा, तो अधिक पर आप निशान लगाएंगे, तो मान कैसा होगा? इसका अधिक मान होगा। शक्ति का मात्रक है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, ठीक है। P बराबर W/T, तो इसको हम लिख सकते हैं जूल, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, और एक अशुभ शक्ति बराबर, एक अशुभ शक्ति बराबर कितने वाट होता है? एक अशुभ शक्ति बराबर 740 वाट होता है, 740 वाट होता है। शक्ति का मात्रक वाट किस वैज्ञानिक के नाम पर दिया गया है? तो शक्ति का मात्रक वाट जेम्स वाट के नाम पर दिया गया है। तो जेम्स वाट के नाम पर ये मात्रक दिया हुआ है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, ठीक है। तो ये अधिक होगा, और शक्ति का मात्रक क्या होगा? वाट हो जाएगा। कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा। कार्य का फॉर्मूला क्या होगा? कार्य W बराबर F एस कोस थीटा होता है, तो एफ एस यानी कि बल गुना विस्थापन, इसका मात्रक न्यूटन हो जाएगा, इसका मात्रक मीटर हो जाएगा। तो न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। जूल कार्य का ऐसा ही मात्रक है। और कार्य का MKS प्रणाली में मात्रक क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या होगा? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को आइंस्टीन ने दिया था, और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc² होता है, जहां E क्या है? एनर्जी, M क्या है? द्रव्यमान, और C क्या है? प्रकाश का चाल, प्रकाश की चाल। C क्या है? प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। और इसकी वैल्यू कितनी होती है प्रकाश की चाल की? प्रकाश की चाल की वैल्यू होती है 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकंड, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, प्रकाश की चाल की। दो तरलों के मध्य गुणांक निर्भर करता है, दो तरल है उनके मध्य घर्षण गुणांक निर्भर करता है। दोनों तलों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, दोनों तलों की स्वच्छता पर इस पर भी निर्भर करेगा, दोनों तलों के ताप पर इस पर भी निर्भर करेगा। तो यहाँ पर दो तलों के मध्य घर्षण गुणांक निर्भर करता है, तो ये सभी पर निर्भर करेगा। अगर बिल्कुल पूर्णतः स्मूथ होंगे दोनों बॉडीज, तो घर्षण गुणांक का मान 0 हो जाएगा। 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु कार्य करना होगा, तो कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है। तो ये 4.2 जूल के बराबर होगा। कार्य कितने बराबर होगा? 4.2 जूल के बराबर होगा। तो 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने हेतु कार्य कितना करना पड़ेगा? ये करना पड़ेगा 4.2 जूल, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा, स्थैतिक घर्षण गुणांक, स्थैतिक घर्षण गुणांक जो होगा, घर्षण गुणांक, तो घर्षण गुणांक क्या होगा?
घर्षण गुणांक किस चीज पर निर्भर करता है? ये कोई फर्श बना हुआ है, कोई ये बॉडी रखी हुई इसके ऊपर है, तो यहाँ पर ये W है और यहाँ पर ये रिएक्शन फोर्स R काम करेगा, R बराबर W के होगा। अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि घर्षण बल यहाँ पर काम कर रहा होगा। तो सीमांत घर्षण की अवस्था में जो घर्षण बल होगा F, ये प्रोपोर्शनल होगा R के प्रोपोर्शनल होगा। तो घर्षण बल बराबर हो जाएगा म्यू इंटू आर, और म्यू को ही घर्षण गुणांक कहते हैं, और म्यू बराबर हो जाएगा घर्षण बल अपॉन क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। घर्षण बल अपॉन ये आर हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या हो? घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया के अनुपात को घर्षण गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक नहीं होता। पूर्णतः चिकने स्मूथ पिंडों के लिए इसका मान 0 होता है, और जितने ज़्यादा खुरदरे होंगे तो बॉडीज, तो वहाँ पर घर्षण बल का मान अधिक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? घर्षण गुणांक म्यू बराबर किसके होगा? घर्षण बल अपॉन आर के होगा। तो घर्षण बल तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आर यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो आर आ जाएगा इसका आंसर। किसी गुटके की विराम अवस्था में गुटके पर लगने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा, क्योंकि विराम अवस्था में है। अगर गतिमान अवस्था में होगा तो गतिक घर्षण कहलाएगा। अगर ठीक फिसलने वाली स्थिति में होगा तो सीमांत घर्षण कहलाएगा। जब दो गुटके ठीक फिसलने वाली कंडीशन में होंगे तो उनके बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को लिमिटिंग फ्रिक्शन या सीमांत घर्षण कहते हैं। जब गुटके विराम अवस्था में होंगे तो उन पर लगने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। गतिक घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से होता है। गतिज घर्षण बल का मान स्थैतिक घर्षण बल के मान से कम होता है। क्या होता है? कम होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। और आवेग क्या होता है? आवेग होता है बल गुणा समय। संवेग और आवेग की विमा आपस में बराबर होती हैं। संवेग और आवेग की विमाएं आपस में बराबर होती हैं। और आवेग क्या होता है? आवेग इंपल्स, आवेग इंपल्स बल गुणा वेग, बल गुणा समय। बल गुणा समय क्या होता है? ये होता है आवेग इंपल्स। इंपल्स बराबर बल गुणा समय। तो इसकी विमा और इसकी विमा संवेग की आपस में बराबर होती हैं। वे बल जो ऐसी दो वस्तुओं के बीच कार्य करते हैं जो संपर्क में न हो कहलाते हैं, वे असंपर्क बल कहलाते हैं। जो संपर्क में नहीं है तो वे कहलाएंगे असंपर्क बल कहलाएंगे। जब वे संपर्क में ही नहीं है तो वे क्या बल कहलाएंगे? वे संपर्क बल कहलाएंगे। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जड़ तो आघूर्ण आई तथा घूर्णन त्रिज्या के मध्य संबंध है। घूर्णन त्रिज्या के और जड़ तो आघूर्ण के बीच संबंध है, तो आई बराबर होगा एम के स्क्वायर, जहाँ एम क्या होगा? द्रव्यमान, के क्या होगा? परिभ्रमण त्रिज्या या घूर्णन त्रिज्या, आई क्या होगा? जड़ता आघूर्ण। तो यहाँ पर अगर के की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो आई अपॉन एम हो जाएगा, और जब हम के की वैल्यू निकालेंगे तो के की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एम आई अपॉन एम, आई अपॉन एम इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आई बराबर एम के स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई बराबर एम के स्क्वायर। ये संबंध इसमें हो जाएगा। अगर के की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो अंडर रूट आई अपॉन एम हो जाएगा, आई अपॉन एम हो जाएगा। परिभ्रमण त्रिज्या इम्पोर्टेंट है, आपके कोर्स में है, इम्पोर्टेंट है ये परिभ्रमण त्रिज्या। रेडियस ऑफ गायरेशन, किसी पिंड की घूर्णन त्रिज्या निर्भर करती है। किस पर निर्भर करेगी? यहाँ पर द्रव्यमान आया हुआ है तो द्रव्यमान पर निर्भर करेगी। कोणीय त्वरण का मात्रक है कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो कोणीय त्वरण का मात्रक हो जाएगा
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। यदि किसी बलयुग्म में बल F तथा भुजा F को बलयुग्म C का मान ज्ञात कीजिए। तो बलयुग्म क्या होगी, जब किसी बॉडी पर, ये बॉडी है कोई A और B, क्या है बॉडी A और B, ये A है ये B है बॉडी, तो इस पर कोई फोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये कोई फोर्स F लगा हुआ है, इसके समांतर ही और इसके जितना ही F फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, जिस एंगल पर ये लगा हुआ है उसी एंगल पर ये भी लगा हुआ है, तो ये एक बलयुग्म बनाते हैं। और इस बलयुग्म का मान C का क्या होगा, कोई एक फोर्स इंटू इनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है, A और B, इनके बीच की दूरी ये भी होगी, तो इसका बल आघूर्ण कितना आ जाएगा। जब भी कोई बॉडी होगी, जैसे कोई बॉडी है ये, यहाँ पर एक फोर्स यहाँ लगा हुआ है F, उतना ही फोर्स यहाँ लगा हुआ है F, और इनके बीच की दूरी है D, तो इनके बीच बलयुग्म का वैल्यू जो होगी M, बलयुग्म M बराबर होगा एक फोर्स इंटू इनके बीच की दूरी, न्यूटन इंटू मीटर, इसका क्या होगा बलयुग्म हो जाएगा। तो बलयुग्म कितना हो जाएगा, C बराबर F गुणा AB, C बराबर क्या हो जाएगा F गुणा AB, तो बलयुग्म हो जाएगा C बराबर F गुणा AB, कोई एक बल और इनके बीच की दूरी। एक बार आप समझ सकते हैं, ये कोई बॉडी है A और ये है B, यहाँ पर कोई फोर्स लगा हुआ है F, उतना ही फोर्स यहाँ पर लगा हुआ है, तो एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे। बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा C या M, किसी से भी बल आघूर्ण को लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होगा, कोई एक फोर्स गुणा इनके बीच की दूरी, दूरी कितनी है A और B, तो बल गुणा AB हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा बलयुग्म का। कोणीय त्वरण का विनिमय सूत्र है, कोणीय त्वरण का विनिमय सूत्र है, तो ये विनिमय सूत्र हो जाएगा M0 L0 T माइनस 2। कैसे हो जाएगा, कोणीय त्वरण अल्फा बराबर ओमेगा अपॉन T होता है, और ओमेगा का फॉर्मूला T माइनस 1 होता है, T यहाँ पर आ जाएगा, ये T ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के 2T हो जाएगा, तो कोणीय त्वरण का फॉर्मूला विमा का T माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर M0 L0 T माइनस 2 हो जाएगा, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस ऑप्शन को ही आप चुनेंगे। तो अब हम चलते हैं रिक्त स्थानों की तरफ, और यहाँ पर दिया हुआ क्या है, बल आघूर्ण तथा अल्फा के मध्य संबंध है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण बराबर हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण और गुणा कोणीय त्वरण, ये संबंध हो जाएगा। तो बल आघूर्ण टाउ बराबर ये संबंध हो जाएगा। किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या हमने बताया था I बराबर क्या होगा, M K स्क्वायर होता है, K को बोलते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। तो जब आप K स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर I अपॉन M हो जाएगा, I अपॉन M हो जाएगा। जब आप K की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, I अपॉन M अंडर रूट में आ जाएगा। तो परिभ्रमण त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी, I अपॉन M अंडर रूट में हो जाएगा, तो I अपॉन M अंडर रूट में ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कोणीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, कोणीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं, कोणीय संवेग कहते हैं, ठीक है। जड़त्व आघूर्ण तथा घूर्णन त्रिज्या के मध्य क्या संबंध है, तो I बराबर M के स्क्वायर हो जाएगा संबंध, I बराबर M के स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट I अपॉन M आ जाएगी वैल्यू, अंडर रूट I अपॉन M। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का मात्रक है, कोणीय संवेग का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये मात्रक हो जाएगा इसका, ठीक है। बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 5, और ये दिया हुआ है
कम घुलनशील पदार्थ के मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम घुलनशील पदार्थ के मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा? कम घुलनशील पदार्थों के मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान घट जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। तो इसका आप जवाब देंगे तो यहाँ पर कम घुलनशील पदार्थों के मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी घट जाएगा। ठीक है। किसी क्षैतिज पाइप के लिए बर्नौली प्रमेय है। किसी क्षैतिज पाइप के लिए बर्नौली प्रमेय है। ये पाइप यहाँ पर रखा हुआ है क्षैतिज, इससे कोई द्रव असंपीड्य आसान द्रव धारा रेखीय प्रवाह से बह रहा है। तो द्रव के प्रत्येक बिंदु पर तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का योग, ये स्थितिज ऊर्जा, ये P/ρg दाब ऊर्जा और V²/2g होती है गतिज ऊर्जा। तो तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का जोड़ नियत होता है, अर्थात Z प्लस P और प्लस V²/2g ये कितने के बराबर रहता है? ये नियतांक के बराबर होता है, यानी कि नियतांक के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर ये क्षैतिज पाइप रखा हुआ है तो बर्नौली प्रमेय किसके बराबर हो जाएगी? P प्लस 1/2 रो V² के बराबर हो जाएगी, क्योंकि इस पर जो Z होगा स्थितिज शीर्ष वो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये आ जाएगा P प्लस 1/2 रो V² बराबर नियतांक आ जाएगा। ठीक है। द्रव का स्थानांतरण होता है। द्रवों में जो ऊष्मीय संचरण होता है, ऊष्मीय संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? ऊष्मीय संचरण की 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां? नंबर 1 चालन, नंबर 2 संवहन, नंबर 3 विकिरण। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन के द्वारा होता है। जैसे लोहे की कोई रोड है, इसको हम गर्म करेंगे, यहाँ पर गर्म करेंगे इसको मोमबत्ती जला करके, तो इसके पास पास मॉलिक्यूल होंगे, ये इसको ऊष्मा दे देगा, इसको ऊष्मा दे देगा, इसको ऊष्मा दे देगा, तो इनका स्थान परिवर्तित नहीं होगा और ये रोड पूरी पूरी गर्म हो जाएगी। तो ठोसों में ऊष्मा का जो संचरण होता है, स्थानांतरण होता है, उसमें चालन के द्वारा होता है। द्रवों में संवहन के द्वारा होता है। जब किसी पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी के जो नीचे के अणु होते हैं ऊष्मा लेकर ऊपर चले जाते हैं, ऊपर के अणु नीचे आते हैं, नीचे के ऊपर जाते हैं, ऊपर के नीचे आते हैं। तो इस क्रिया को संवहन क्रिया कहते हैं। और सूर्य का जो प्रकाश पृथ्वी तक आता है, यह विकिरण ऊर्जा के माध्यम से आता है, रेडिएशन के माध्यम से आता है। तो द्रवों में ऊष्मा का चालन किस तरीके से होगा? तो वो संवहन के द्वारा होगा। प्रतिबल का मात्रक है। प्रतिबल सिग्मा बराबर F/A होता है प्रतिबल। तो यहाँ पर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो सकता है इसका मात्रक। तो न्यूटन ये नहीं होगा। और न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण का मात्रक है। बल आघूर्ण का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर, इसको ध्यान रखेंगे आप, इंपोर्टेंट है। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर ये भी नहीं होगा। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होगा, ये मात्रक होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ये मात्रक बल आघूर्ण का है। बल आघूर्ण टाउ बराबर बल गुणा दूरी, बल गुणा दूरी। बल का मात्रक न्यूटन, दूरी का मात्रक मीटर। न्यूटन इंटू मीटर बल आघूर्ण का मात्रक है। पृथ्वी तल पर m द्रव्यमान वाली वस्तु की प्लान ऊर्जा व्यक्त की जाती है। तो ये किससे व्यक्त की जाती है? इसके फॉर्मूला आप ध्यान रखें, G/m/RE, G/m/RE, इसको आप ध्यान रखेंगे। इस नियम से ये आधारित प्रदर्शित की जाती है, G/m/RE, निगेटिव एनर्जी ये होगी। तो U बराबर -G/m/RE। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। ME क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। E क्यों लगा हुआ है? E फॉर अर्थ, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये क्या? किसी बॉडी का द्रव्यमान। ये क्या है? कैपिटल G। और कैपिटल G का मान कहीं पर भी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए इसको न्यूटन का
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसका विमेय सूत्र भी आप यहाँ से लिख सकते हैं, कैपिटल जी का। न्यूटन के लिए, बल के लिए एम एल T-2 लिखेंगे, और मीटर स्क्वायर के लिए एल स्क्वायर लिखेंगे, और द्रव्यमान के लिए मीटर की पावर 2 लिखेंगे, यानी कि 2 आ जाएगी यहाँ पर निगेटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्लस का m है, ये माइनस का 2m है। तो कैपिटल जी की जब विमा आप यहाँ लिखेंगे तो m-1 हो जाएगी पावर, और T-2 हो जाएगी, T-2 हो जाएगी, और L का स्क्वायर, L स्क्वायर हो जाएगा। L क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा L की पावर 3 और T-2। इसकी डायमेंशन यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट आ सकता है, और ये इसकी विमा हो जाएगी। तो ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप इसकी तैयारी करेंगे, रखेंगे इसको तैयार करके। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आंतरिक बल संसंजक बल कहलाता है। देखिए सहसंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है। सहसंजक बल को कोहेसिव फोर्स कहते हैं, संसंजक बल, और ये असंजक बल, असंजक बल। इसको आप ध्यान से समझेंगे। ये एडहेसिव फोर्स होता है, ये कोहेसिव फोर्स होता है। इनकी परिभाषा क्या होगी, जब समान अणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, किसके बीच कार्य करता है, समान अणुओं के बीच आकर्षण बल काम करता है, उसको सहसंजक बल कहते हैं। समान अणुओं के बीच, अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहते हैं। जैसे पानी की बूंद को खींच लेती है, तो उनके बीच सहसंजक बल कार्य करता है। असंजक बल क्या होगा, असमान अणुओं के बीच, इसमें क्या होंगे, असमान अणुओं के बीच कार्य करने वाले, अणुओं के बीच कार्य करने वाले या लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं, असंजक बल कहते हैं। जैसे कागज को गोंद लगाकर दीवार पर चिपकाएंगे, तो गोंद के मध्य, कागज के मध्य और दीवार के मध्य जो आकर्षण बल लगेगा उसको असंजक बल कहते हैं। तो विपरीत अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। चौक से अगर बोर्ड पर लिखेंगे तो लिखा जाएगा, तो चौक के मध्य और बोर्ड के मध्य कौन सा बल लगेगा, वहां पर असंजक बल लगेगा। ठीक है, तो समान प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को सहसंजक बल कहते हैं, असमान के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया, पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आंतरिक बल सहसंजक बल कहलाता है। कब कहलाता है, जब वह समान अणुओं के बीच लगता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव एक राशि है, पृष्ठ तनाव अदिश राशि है, और पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला F/L हो जाएगा, मात्रक न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा, और विमा M-L-T-2/L हो जाएगी, इससे कट जाएगा तो M-T-2 विमा जो होगी ये पृष्ठ तनाव की विमा हो जाएगी। M-T-2 किसकी विमा हो जाएगी, पृष्ठ तनाव की, सरफेस टेंशन की विमा हो जाएगी। ठीक है, तो विमा सरफेस टेंशन की हो जाएगी। तो यहाँ पर अदिश राशि होगी, क्या होगी, अदिश राशि। वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद गोल होती है, क्योंकि वर्षा के जल की प्रत्येक बूंद पृष्ठ तनाव के कारण
क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहती हैं, क्षेत्रफल न्यूनतम रखना चाहती है, और सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, वर्ताकार शेप का होता है, इसलिए वर्षा की बूंद गोलाकार होना चाहती है। कम घुलनशील पदार्थ जैसे फिनोल, तेल और मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाएगा या बढ़ जाएगा, तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, यानी कि घट जाता है पृष्ठ तनाव। तेल मिलाने से नाली में अगर मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल आप डाल देंगे तो मक्खी मच्छर पानी में डूबकर मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव का वैल्यू कम हो जाती है और मक्खी मच्छर पानी में डूब जाते हैं और ये मर जाते हैं। तो इसलिए नालियों में मच्छरों को भगाने के लिए केरोसिन ऑयल का प्रयोग किया जाता है, जिससे पृष्ठ तनाव का मान कम हो जाता है। तीस नली में शुद्ध जल के उन्नयन के लिए H बराबर जो फॉर्मूला होता है H बराबर, ये क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला H बराबर होगा आपके पास 2T/ρV ρg/r। द्रव की परतों के बीच इकाई दूरी पर हुई वेग वृद्धि कहलाती है, तो वेग प्रवणता कहलाती है। इसको dv/dy से लिखते हैं। दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को, दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला dv/dy होता है। dy क्या होती है, डिस्टेंस, और dv क्या होता है, वेग। तो वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। पोइज क्या है, ये मात्रक है श्यानता का, और श्यानता न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर होती है, और ये 1/10 के बराबर होता है। 1 न्यूटन इंटू सेकेंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, एक पोइज बराबर 1/10 न्यूटन इंटू सेकेंड इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। शान बल F बराबर 6 पाई ईटा आर भी होता है, 6 पाई ईटा आर वी होता है। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था, यह नियम दिया था, इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को कहते हैं स्टोक का नियम। इस नियम को स्टोक का नियम कहते हैं, स्टोक का नियम कहते हैं। नियम, जब सूक्ष्म आर त्रिज्या की कोई गोली सीमांत वेग v से किसी द्रव में गिर रही है, तो गोली के कारण, द्रव के कारण गोली पर लगने वाला श्यान बल 6 पाई ईटा आर वी होता है, जो सदैव गोली की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसको स्टोक का नियम कहते हैं, स्टोक का नियम कहते हैं। तो स्टोक का नियम क्या है, कोई ये बीकर है, यहाँ इसमें कोई तरल पदार्थ भरा हुआ है, कोई गोली इसमें आप डाल देंगे, तरल पदार्थ यहाँ पर भरा हुआ है, तो कोई गोली यहाँ पर डाल देंगे आप यहाँ, तो ये सीमांत वेग v से गोली इसमें गिर रही है, तो गोली पर लगने वाला श्यान बल F बराबर ऊपर की तरफ लगेगा, ये जो गोली की गति के विपरीत दिशा में लगता है, तो F बराबर 6 पाई ईटा आर वी होता है, जो सदैव गोली की गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। जहां ईटा क्या है, द्रव का श्यानता गुणांक, द्रव का श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक है। जहां ईटा द्रव का श्यानता गुणांक है, तो द्रव का श्यानता गुणांक हो जाएगा। इस नियम को स्टोक का नियम कहते हैं। रेनॉल्ड संख्या के इतने से इतने होने पर द्रव का प्रवाह होता है, ये अस्थायी होता है। अगर रेनॉल्ड संख्या Rn, रेनॉल्ड नंबर Rn ये छोटी है, किससे, 2000 से कम है अगर, तो प्रवाह हमारा, प्रवाह स्तरीय होगा, स्तरीय होगा। स्तरीय का मतलब पानी परतों के रूप में बहता है, लेयर की फॉर्म में पानी बहता है, कहीं पे पानी बहेगा। अगर उसके रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर Rn अधिक है, किससे, 4000 से अधिक है, तो प्रवाह विशुद्ध होगा। विशुद्ध प्रवाह में भंवर बन जाती है, जिगजैग हो जाता है, झाग बन जाते हैं। तो प्रवाह विशुद्ध कब होगा, विशुद्ध प्रवाह जब होगा जब रेनॉल्ड नंबर 4000 से अधिक होगा। यदि रेनॉल्ड नंबर
2000 से 3000 के बीच है तो प्रवाह न विशुद्ध होगा न स्तरीय होगा। इसको हम अस्थायी प्रवाह कहते हैं, अस्थायी प्रवाह या अनिश्चित प्रवाह इसको कहते हैं। तो रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला आर एन बराबर रो वी डी अपॉन म्यू होता है। म्यू क्या है? द्रव की सांद्रता गुणांक, घनत्व, वेलोसिटी, डायमीटर। तो ये रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला है निकालने का। अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम है तो प्रवाह स्तरीय होगा, 4000 से अधिक है तो विशुद्ध होगा, और अगर रेनॉल्ड नंबर 2000 से 3000 के मध्य है तो प्रवाह अनिश्चित होगा। तो इसका जवाब आ जाएगा ये। ठीक है, ये नियम किसका है? स्टोक का नियम है। तो अध्याय हम चलते हैं अब 6 की तरफ, और ये लास्ट का अध्याय हमारा है हीट एंड थर्मोमेट्री। ठीक है, इसमें ऊष्मा के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऊष्मा हीट क्या होगी, तापमान क्या होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, कैलोरी मात्रक ऊष्मा का होगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं, हीट के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, आप इसको पढ़ सकते हैं। आदर्श गैस के लिए रुद्रोष्म प्रक्रिया के अंतर्गत ताप T एवं दाब P के संबंध को निम्न प्रकार दर्शाया गया है। किस प्रकार से दर्शाया गया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 3-4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन छांटना होगा। तो T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1, ये रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए ताप दाब में संबंध हो जाएगा। यानी कि T की पावर गामा अपॉन P की पावर गामा -1। द्विपरमाणु गैस के लिए Cp का मान किसके बराबर होगा? द्विपरमाणु गैस है तो Cp का मान किसके बराबर हो जाएगा? Cp का मान R के बराबर होगा, 2R के बराबर होगा, 3R के बराबर होगा। तो Cp का मान बराबर हो जाएगा 4R के। तो Cp का मान, त्रिपरमाणु गैस के लिए Cp का मान 4R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, CGS प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक है, CGS प्रणाली में ऊष्मा का मात्रक है। तो आप देख सकते हैं ऊष्मा का मात्रक CGS प्रणाली में क्या है? कैलोरी। और MKS प्रणाली में क्या है? जूल। ठीक, और एक ऊष्मा इंजन में क्या होता है? इंजन जो होगा, इसमें कोई भी फ्लूइड होगा, उस फ्लूइड से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके इंजन मैकेनिकल एनर्जी में हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है। तो इंजन किसी भी फ्लूइड की या ऑयल की हीट ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इंजन का काम क्या होगा? इंजन का काम होगा ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। इंजन, बाइक का इंजन आप देख सकते हैं, बाइक में ऑयल जलेगा तो ऑयल जलने से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और उस हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी से एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर जाएंगे बाइक पर बैठ करके, तो वो होगी आपकी यांत्रिक ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा संचरण का नियम है? तो ऊष्मा संचरण का नियम कौन सा नियम है, इसके बारे में हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर बी नियम, प्रथम नियम जो हो जाएगा आपका, 5वें का बी हो जाएगा प्रथम नियम। प्रथम नियम ऊष्मा संचरण का नियम है, यानी कि ऊष्मा किस किस तरीके से संचरण करती है उसका नियम है। ऊष्मागतिकी का नियम तापीय संतुलन के बारे में बताता है। तो प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का 0वां नियम, ये ऊष्मा गतिकी का कौन सा नियम? तापीय संतुलन के बारे में बताता है, यानी कि एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है। अगर दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो ये तीनों बॉडी आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होगी। ये ऊष्मागतिकी का 0वां नियम है। यदि दो बॉडी ऊष्मीय संतुलन में है और ये किसी अन्य तीसरी बॉडी के साथ ऊष्मीय संतुलन में है तो तीनों बॉडी आपस में भी ऊष्मीय संतुलन में होगी। ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, ये सी बॉडी है। अगर ए और बी बॉडी ऊष्मीय संतुलन में होने के साथ साथ ये सी के साथ भी ऊष्मीय संतुलन में है तो प्रत्येक बॉडी ए, बी और सी भी ऊष्मीय संतुलन में होगी। ये ऊष्मागतिकी का
प्रथम नियम शून्यवां नियम बताता है, और ऊष्मागतिकी का जो नियम होगा शून्यवां नियम, तो ये बताता है ऊष्मा इंजन एक ऊष्मा को दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, दो समान पृष्ठों के ताप परिवर्तन की दर कहलाती है ताप प्रवणता कहती है। दो समतापी पृष्ठों के बीच की दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं, और वेग प्रवणता को dv/dy से लिखते हैं। दूरी के साथ वेग परिवर्तन की दर को वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। वेग प्रवणता कहते हैं। लेकिन ये क्या रहा है, दूरी के साथ ताप परिवर्तन की दर को, ताप परिवर्तन की दर को θ/Δx को क्या कहते हैं, ताप प्रवणता कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु की ऊष्माधारिता उस ऊष्मा के बराबर होती है जो उस वस्तु के ताप में कितने डिग्री का वृद्धि कर दे, 1 डिग्री की वृद्धि कर दे। तो ये 14.5 सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा दे। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। 14.5 से 15.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे उसकी ऊष्मा धारिता कहते हैं। ताप में वृद्धि की जाती है तो 1 सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा की अवधारणा को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था, आंतरिक ऊर्जा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। द्विपरमाणु गैस के लिए Cp का मान होता है, त्रिपरमाणु गैस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आया था, 4r के बराबर होता है। Cp - Cv बराबर r होता है। इस r को क्या बोलते हैं, हम इस फॉर्मूले को बोलते हैं Cp - Cv बराबर होगा r, और इस फॉर्मूले को मेयर का सूत्र बोलते हैं। किसका, मेयर का सूत्र। इस फॉर्मूले को मेयर का सूत्र बोलते हैं। Cp - Cv बराबर r, इसको मेयर का सूत्र बोलते हैं। तो यहाँ पर Cp - Cv बराबर हो जाएगा। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा में काम आती है, बाह्य कार्य के बदलने में काम आती है, बाह्य कार्य करने में काम आती है। समतापीय अवस्था में आदर्श गैस को दी गई ऊष्मा काम आती है, बाह्य कार्य को, ऊष्मा को कार्य में बदलने के लिए काम आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये छोटा ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये है, बोयल के नियम से पीवी बराबर क्या होता है, नियतांक। पीवी बराबर नियतांक होता है, नियतांक। बोयल का नियम पीवी बराबर नियतांक होता है। चार्ल्स का नियम और गैलुसाक का नियम, ये नियम गैस से संबंधित है। और एक परमाणु गैस के लिए R/Cv बराबर 2/3 होता है। किसके लिए, एक परमाणु गैस के लिए। रुद्रस्म वक्र का ढलान, समतापीय वक्र का ढलान, ये y समतापीय वक्र ढलान होता है, y। आदर्श गैस के लिए रुद्रस्म प्रक्रिया में ताप T व दाब P में संबंध होता है। तो T की पावर y/P की पावर y-1, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमने पढ़ा है। तो ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आदर्श गैस के लिए रुद्रस्म प्रक्रिया में T व दाब में संबंध ये होता है। और ऊष्मा इंजन का निर्माण असंभव है जो अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा को कार्य में बदल दे। यह कथन ऊष्मागतिकी के किस नियम पर आधारित है, तो यह कथन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, यह कथन ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो ये इस प्रकार से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इसमें, ये सब समाप्त हो चुके हैं। तो इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और एग्जाम में इन क्वेश्चनों को आप सही करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।